ऐसे मौकों पर मां, बहन या किसी परिचित युवती को साथ रखा जाता है। निशा की मां भी अस्पताल में रुकना चाहती थी, लेकिन सुजीत ने उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया। रात करीब 1 बजे ड्यूटी नर्स सपना एक डॉक्टर के साथ आईसीयू में पहुंची। दोनों निशा के पास आए, जहां उसके पिता पहले से मौजूद थे। डॉक्टर को देखकर पिता पलंग के पास से हटकर बाहर चले गए। डॉक्टर ने निशा की नब्ज चेक की और उसकी मेडिकल फाइल को देखा। इसके बाद उसने सपना से कुछ कहा और सपना ने पहले से तैयार ट्रे में रखा हुआ इंजेक्शन निकालकर निशा को लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद न तो डॉक्टर ने और न ही नर्स ने आईसीयू में भर्ती बाकी मरीजों पर ध्यान दिया और तुरंत बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद निशा के कराहने की आवाज अचानक तेज और लगातार होने लगी। करीब 5-7 मिनट बाद वह बिस्तर पर हाथ पैर फेंकते हुए जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भागकर मौके पर पहुंचे। निशा की गंभीर हालत देखकर वे भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तबीयत इतनी तेजी से क्यों बिगड़ गई। मामला इतना गंभीर था कि डॉक्टरों को उसकी जान बचाने की फिक्र सताने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जैसे ही खबर फैली, अस्पताल के दूसरे डॉक्टर भी देर रात अपने घरों से भागकर अस्पताल पहुंच गए। जब उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली, तो अस्पताल प्रशासन को शक हो गया कि निशा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। सच्चाई पता करने के लिए डॉक्टर्स ने आईसीयू में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज देखकर वे चौंक गए, क्योंकि उसमें दिखा कि कुछ देर पहले ड्यूटी नर्स सपना एक डॉक्टर के साथ निशा के पास गई थी। इस दौरान सपना ने निशा को एक इंजेक्शन दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो डॉक्टर सपना के साथ दिख रहा था, वह अस्पताल का कर्मचारी नहीं था। मामला संदिग्ध लगते ही अस्पताल प्रशासन ने सपना को तुरंत बुलाया, लेकिन जैसे ही उसे बुलाया गया, वह घबराकर अस्पताल से भागने की कोशिश करने लगी। हालांकि बाकी कर्मचारियों ने मिलकर उसे घेर लिया और पकड़ लिया। निशा की जान बचाने के लिए यह पता लगाना बेहद जरूरी था कि उसे कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन सपना लगातार यह मानने से इनकार कर रही थी कि उसने निशा को कोई इंजेक्शन दिया है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर मौजूद डॉक्टर्स ने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने सपना को लालच दिया कि अगर वह सच्चाई बता देगी तो अस्पताल इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं देगा। यह सुनते ही सपना ने घबराकर कबूल किया कि उसने निशा को पोटेशियम क्लोराइड का हैवी डोज दिया था। सपना की यह बात सुनते ही डॉक्टर्स का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड का हैवी डोज जानलेवा हो सकता है। तुरंत ही निशा का इलाज शुरू किया गया, ताकि उसके शरीर में फैले जहर का असर कम किया जा सके। सपना ने यह डोज किसके कहने पर और क्यों दिया, यह सवाल अभी भी अनसुलझा था। लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता निशा की जान बचाना था। पुलिस को सूचित कर दिया गया था और डॉक्टर्स की टीम तुरंत उसकी जान बचाने में जुट गई। डॉक्टर्स को अब यह साफ पता चल चुका था कि निशा की तबीयत अचानक गंभीर क्यों हुई। पोटेशियम क्लोराइड का जहरीला इंजेक्शन उसकी स्थिति को बिगाड़ने का मुख्य कारण था। इसलिए डॉक्टर्स ने तुरंत ही उसकी शरीर में फैल रहे जहरीले प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किए। इस त्वरित उपचार के बाद निशा की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और उसकी जान बचाने की उम्मीद बनी। अस्पताल से खबर मिलते ही पल्लवपुरम थाने के टीआई अविनाश अष्टवाल अस्पताल पहुंचे और सपना को हिरासत में लिया। उनसे फर्जी डॉक्टर के बारे में पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्होंने शहर के एक अन्य निजी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करने वाले नरेश का नाम लिया। नरेश को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि निशा की हत्या के लिए जहरीला इंजेक्शन लगाने की सुपारी खुद उसके पिता ने दी थी। नरेश ने यह भी बताया कि निशा के पिता ने उसे 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी ताकि वह अपनी बेटी को मार सके। नरेश के बयान को सुनकर पुलिस को उसकी बातों पर शक नहीं हुआ और उन्होंने उसी समय निशा के पिता सुजीत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक कहानी सामने आई। जब निशा ने जिम ज्वाइन किया, तब उसे अधेड़ उम्र के जिम ट्रेनर से प्यार हुआ। जिम में इलाके के और भी युवक युवती वर्कआउट करने जाते थे, जिनके माध्यम से जिम संचालक के साथ निशा की नजदीकी चर्चा बाहर फैल गई, जो अंततः उसके पिता के कानों तक भी पहुंच गई। इससे उन्होंने निशा को जिम जाने से रोक दिया। हालांकि निशा का जिम जाना तो बंद हो गया, लेकिन उसका प्रेम संबंध चलता रहा। यह जानकारी लगने पर सुजीत ने उसे डांटा, लेकिन निशा पर इश्क का भूत इस कदर सवार था कि वह पिता की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी।
घटना से एक रोज पहले 6 जुलाई को निशा सहेली से मिलने जाने के बहाने जिम में अपने आशिक से मिलने गई थी। यह जानकारी पिता को मिली तो उन्होंने घर आकर निशा की अच्छी खबर ली, जिससे नाराज होकर निशा सीधे घर की छत पर जाकर जान देने की नीयत से नीचे कूद गई। घायल बेटी को पिता ने कंकरखेड़ा की कैलाशी अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया, लेकिन वह समझ गए कि निशा एक रोज उनकी नाक कटवाकर ही मानेगी। इसलिए उन्होंने निशा को ही खत्म करने की योजना बना डाली। इसके लिए उन्होंने अपने परिचित नरेश से बात की। नरेश एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। उन्होंने नरेश से कहा कि वो निशा को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मार डाले। 1 लाख रुपए में सौदा तय हो जाने पर नरेश ने सुजीत को सलाह दी कि वे निशा को फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कर दें। दरअसल इस अस्पताल में नरेश की प्रेमिका सपना नर्स का काम करती थी, इसलिए नरेश के कहने पर वह निशा को जहरीला इंजेक्शन लगाने तैयार हो गई थी। नरेश की बात मानकर सुजीत ने निशा को कैलाशी से निकालकर फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कर दिया, जिसके बाद नरेश ने अपनी पहचान का फायदा उठाकर एक केमिस्ट से पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन खरीदा और आधी रात में डॉक्टर का एप्रिन पहनकर अस्पताल पहुंच गया। वहां आईसीयू में ड्यूटी कर रही उसकी प्रेमिका सपना पहले से इंजेक्शन भरकर तैयार थी। अस्पताल में आधी रात के बाद नरेश सपना का साथ लेकर डॉक्टर की तरह निशा के पास पहुंचा और चेकअप का नाटक करने लगा। इसी दौरान सपना ने निशा को जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद सपना अपने कमरे में आकर बैठ गई, जबकि नरेश अस्पताल से निकलकर घर चला गया। इधर थोड़ी ही देर बाद निशा की तबीयत अचानक से बिगड़ जाने पर अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिससे पहले सपना और बाद में सपना का प्रेमी नरेश गिरफ्त में आ गया। जिससे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने बेटी की हत्या की सुपारी देने वाले आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। आज की दूसरी कहानी यूपी के बरेली की है। ये बात 2003 की है। बरेली में ही एक जगह है सिकलापुर। सिकलापुर में ही रामस्वरूप सक्सेना का परिवार रहता था। उनके 4 बेटे थे, संतोष, आनंद, सुशील और कंचन, तथा एक ही बेटी थी गुड़िया। रामस्वरूप की मौत कई साल पहले हो गई थी। रामस्वरूप बीआरआई के कर्मचारी थे। पति की मौत के बाद रामस्वरूप की पत्नी ने जोगी नवादा में फ्लैट खरीदकर मकान बनवाया। उनके फंड के पैसे से निर्मला ने मकान बनवाकर 4 लड़कों के हिस्से कर दिए। वे लोग वहां रहने भी लगे। जोगी नवादा वाले इस मकान के बगल में प्रेम शंकर का परिवार रहता था। प्रेम शंकर की पत्नी कुंती, 2 बेटे दानवीर और छोटू तथा 2 बेटियां सुधा और पार्वती थीं। सुधा की शादी पप्पू से हो गई थी। कुंती का बड़ा बेटा दानवीर ऑटो रिक्शा चलाता था। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। भाईचारे का यह संबंध काफी मजबूत भी हो गया। लेकिन इसी बीच निर्मला ने महसूस किया कि बच्चे अब जवान हो गए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। निर्मला ने अपने रिश्तेदारों की सहायता ली और बड़े बेटे संतोष की शादी पीलीभीत निवासी बीना के साथ कर दी। कुछ समय बाद आनंद के लिए रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही आनंद की शादी भी बरेली निवासी किरण के साथ हो गई। सभी कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन घर में किसी को नहीं मालूम था कि घर की इकलौती लाडली बेटी गुड़िया पड़ोसी लड़के से प्यार करने लगी है। इसी बीच सुशील की शादी भी मधुबाला के साथ हो गई। अब गुड़िया की बारी थी। गुड़िया घर की इकलौती बेटी थी। घर वाले गुड़िया की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर गुड़िया और दानवीर सिंह की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। दोनों साथ साथ जिंदगी गुजारने के सपने भी देखने लगे थे, लेकिन दोनों की जाति अलग थी। गुड़िया जानती थी कि उसके परिवार वाले दानवीर के साथ शादी करके उसे दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। गुड़िया जानती थी कि यदि परिवार के लोगों को उसकी मोहब्बत के बारे में पता चला, दोनों परिवार के संबंध भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन बात को चाहे कितना ही क्यों न छिपाया जाए, वो एक न एक दिन तो खुल ही जाती है। सो एक दिन सुशील ने बहन को दानवीर के साथ बाजार में हंस हंस कर बात करते देख लिया। फिर पूरे परिवार को बात पता चल गई। निर्मला ने गुड़िया से पूछा तो उसने साफ शब्दों में कहा कि वह दानवीर से प्यार करती है और उसी के साथ शादी भी करेगी। संतोष को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बहन को 2-4 चांटे जड़ दिए और कहा, अब ये घर से बाहर नहीं जाएगी। हम नहीं चाहते कि समाज में हमारी नाक कटे। जल्दी से लड़का देखो और इसकी शादी कर दो। लेकिन गुड़िया ने तय कर लिया कि चाहे जो हो, वह तो दानवीर के साथ ही शादी करेगी। प्यार का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। मौका पाकर उसने दानवीर को फोन किया कि घर के लोग उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं, वह जल्दी ही कोई फैसला कर ले।
इधर घर के लोग लड़की के लिए रिश्ता देखने की तैयारी में जुटे हुए थे। उधर गुड़िया और दानवीर कुछ और ही ख्वाब बुन रहे थे। इसी बीच दानवीर ने अपनी मां कुंती को गुड़िया के घर उसका हाथ मांगने को भेजा, लेकिन गुड़िया की मां ने साफ इनकार कर दिया। कुंती ने इसे अपना अपमान समझा। अब कोई और चारा नहीं था। दानवीर ने गुड़िया को फोन पर बता दिया कि वे लोग घर से भाग जाएंगे और कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। 25 अप्रैल 2003 को वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसने घर वालों की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। दानवीर गुड़िया को लेकर पिथौरागढ़ चला गया, जहां उसने गुड़िया के साथ शादी कर ली। घर की लाडली बेटी के इस कदम से घर के लोग सकते में आ गए। उन्होंने उसे उसी के हाल पर छोड़कर उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। मोहल्ले में उनकी इतनी बदनामी हो गई कि उनके लिए उस घर में रहना मुश्किल था। गुड़िया के परिवार वालों ने नवादा स्थित मकान छोड़ दिया। बड़ा भाई संतोष सक्सेना अपने परिवार के साथ वीआरआई कैंपस में रहने चला गया और आनंद सक्सेना सिकलापुर में चला गया। अब इस मकान में केवल सुशील अपने परिवार के साथ रहता था और उसके साथ उसका अविवाहित भाई कंचन भी उसी के साथ रहता था। गुड़िया और दानवीर की शादी अब दो परिवारों के बीच रंजिश का कारण बन गई। आए दिन सुशील और कंचन के साथ दानवीर के भाई बहनों का झगड़ा होता। इसी बीच एक दिन सुशील गायब हो गया। दरअसल दानवीर के परिवार वालों की खुराफातों से तंग आकर संतोष, आनंद और कंचन ने तो अपना हिस्सा दानवीर के परिवार वालों को ही बेच दिया, लेकिन सुशील ने अपना हिस्सा बेचने से इनकार कर दिया। सुशील के परिवार वालों का कहना था कि इसी वजह से दानवीर के परिवारीजनों ने सुशील को गायब कर दिया है। इस बाबत उन्होंने पुलिस को एक तहरीर भी दी थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। सुशील की पत्नी मधुबाला अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई और सुशील वाले हिस्से में कंचन ने रहना शुरू कर दिया, जो परिवार का सबसे छोटा लड़का था। दानवीर के परिवार वालों ने कल्पना भी नहीं की थी कि पार्वती कंचन से प्यार करने लगेगी, लेकिन पार्वती और कंचन चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे। वो दोनों जवान थे, उन्हें पारिवारिक रंजिश से कोई मतलब नहीं था। पार्वती ने भाई के साले को पति के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसी बीच दानवीर अपनी पत्नी गुड़िया और दो बेटियों के साथ वापस आ गया और उसी मोहल्ले में उसने किराए का मकान ले लिया। मगर गुड़िया के परिवार वालों ने गुड़िया के साथ कोई मेल जोल नहीं रखा, लेकिन कंचन बहन की ननद से प्यार भी करता था। अतः वह सोचता था कि शायद उसकी बहन उसके प्यार को परवार चढ़ाने में मदद करेगी। गुड़िया की हालत अजीब और गरीब थी। उससे उसके मायके वाले तो दूर हो ही गए थे, ससुराल वालों को भी उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। दूसरी ओर दानवीर के प्यार का सुरूर भी हल्का पड़ता जा रहा था। इसी बीच दानवीर की मां कुंती को पता चल गया कि पार्वती कंचन के साथ छिप छिप कर मिलती है। बेटी की इस हरकत पर उसे गुस्सा आया और उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे कंचन पर था। उसने दानवीर को जब सारी बात बताई तो वह भड़क उठा। कंचन की यह हिम्मत कि वह उसकी बहन को अपने जाल में फंसाए। उसने गुड़िया से कहा, अपने भाई को तुम समझा लो, वह जो कुछ भी कर रहा है ठीक नहीं है। शादी के कुछ साल बाद ही संबंधों में तनाव आ गया था। गुड़िया ने भड़क कर कहा, मेरा भाई क्या बुरा कर रहा है? तुमने जो कुछ किया वही तो वह कर रहा है। तुमने जो कुछ किया वही तो वह कर रहा है। अपनी बहन की बात आई तो तुम्हें इज्जत की फिक्र होने लगी। मेरे परिवार वाले की भी तो बदनामी हुई है। धीरे धीरे कंचन उनके लिए सिर दर्द बनने लगा। दानवीर को लगता कि गुड़िया कंचन का पूरा पूरा साथ दे रही है। इसी बात को लेकर पत्नी के साथ उसका तनाव चल रहा था। वह अक्सर शराब पीकर घर आता और पत्नी से मारपीट करता। उसे जब पता चलता कि कंचन अपनी बहन से मिलने घर आया था तो वह कहर मचाता। दूसरी ओर कुंती भी दानवीर के कान भरती रहती। आखिर परेशान होकर घर वालों ने पार्वती का रिश्ता पक्का कर दिया और उसकी शादी करना तय किया। घर वालों ने तो सोचा कि सगाई हो जाने के बाद पार्वती कंचन का ध्यान छोड़ देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। दोनों ने घर से भागने का भी प्लान बना लिया। एक दिन दानवीर के छोटे भाई ने कंचन के घर में पार्वती को देख लिया। उसने कंचन की कसकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद घर वालों कंचन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। गुड़िया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल वाले उसके भाई के खून के प्यासे हो रहे हैं। हालांकि पार्वती की सगाई के बाद उसने कंचन को कई बार समझाया भी कि वह पार्वती का ख्याल छोड़ दे, लेकिन कंचन कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। उस दिन भी रोज की तरह कंचन अपनी साइकिल पर सुबह कोई 9 बजे निकला। सिकलापुर स्थित फर्नीचर मंडी में उसने दिन भर काम किया। शाम को 6 बजे छुट्टी हुई। वह रोज की तरह सिकलापुर से साइकिल से निकला। उसे नहीं मालूम था कि आगे मौत खड़ी उसका इंतजार कर रही है।
जब वह अपने घर के करीब पहुंचा, दानवीर उस पर झपटा और उसे बीचों बीच सड़क पर गिरा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने कंचन पर चाकू और तलवार से आघात करना शुरू कर दिया। सरे बाजार बीच सड़क पर एक निहत्थे को कई लोग मिलकर मारते रहे और लोग दूर खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने भी हिम्मत दिखाकर कंचन को बचाने की कोशिश नहीं की। उसे मरा जानकर हत्यारे उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। इसी बीच किसी ने गुड़िया को खबर दी कि कुछ लोग उसके भाई को मार रहे हैं। गुड़िया भागती हुई मौके पर पहुंची। खून से लथपथ कंचन सड़क पर पड़ा था। गुड़िया ने लोगों से सहायता की, गुहार की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कोई रिक्शे वाला जख्मी कंचन को अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। तभी गुड़िया ने एक ठेले वाले को रोका और जख्मी भाई को ठेले पर डालकर अस्पताल ले गई। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने कंचन को मृत घोषित कर दिया। कंचन के परिवार वालों को भी घटना की खबर मिल गई। वे लोग अस्पताल पहुंचे। कंचन की मौत सुनकर कोहराम मच गया। सड़क पर भरे बाजार में इतना बड़ा कांड हो गया था। पुलिस को इसकी सूचना मिल गई थी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक का बड़ा भाई संतोष सक्सेना ने बहनोई दानवीर सिंह, उसके भाई छोटू, मां कुंती, बहन सुधा तथा पप्पू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने अभियुक्तों के घरों पर छापे मारे। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कहानी एक परिवार में प्यार, धोखा और पारिवारिक रंजिश की गहरी जड़ों को उजागर करती है। गुड़िया और दानवीर का प्यार उनके परिवारों के बीच झगड़े और विभाजन का कारण बनता है। गुड़िया के घर वालों द्वारा विरोध करने और समाज के दबाव के बावजूद वह दानवीर के साथ भाग जाती है। इसका परिणाम दोनों परिवारों के बीच गहरे संघर्ष और हिंसा के रूप में सामने आता है। सुशील का गायब होना और कंचन का पार्वती से संबंध और इसके चलते हुए खिलाफात अंततः कंचन की मौत का कारण बनते हैं। कहानी इस बात पर जोर देती है कि परिवार के भीतर रिश्तों में तनाव और अनबन से कितना बड़ा त्रासदी हो सकता है, जब व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक दबाव एक दूसरे के विरोधी होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।